नमस्कार मित्रों। आज सीधू ने सच में हमारे साथ इंदौर से वरिष्ठ संपादक जी श्रवण गर्ग साहब जुड़े हैं। श्रवण जी, आपका स्वागत है सीधू ने सच में, और हमारे दर्शकों की ओर से, मेरी ओर से भी आपको स्वागत करते हैं हम। बिल्कुल। आज विषय जो श्रवण जी जिस पर बात करेंगे वो ये है कि बिहार में राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, उनकी वो वोटर अधिकार यात्रा संपन्न हुई और अब आगे की राजनीति का कौन सा नया दौर शुरू हो रहा है, उस पर हम श्रवण जी के विचार और विश्लेषण जानने के लिए उत्सुक हैं। तो श्रवण जी, आपका स्वागत है और आप हमें ये बताएं कि अब क्या होना है। देखिए हरि भाई, मैं 1974 में जब बिहार में मूवमेंट चला था, तब मैं बिहार में था। उसको जी 51 साल हो गए और पूरे बिहार में मैं तब घूमता था। तब अ, तब राहुल गांधी नहीं थे, जयप्रकाश नारायण थे, क्योंकि राहुल गांधी तब 4 साल के थे। और जयप्रकाश नारायण नेता थे और तेजस्वी के पिता लालू यादव उनके साथ थे। जी और उनकी आंदोलन में बहुत सारे लोग थे जो आज जिनके खिलाफ राहुल लड़ रहे हैं। उनमें एक ये भी है, नीतीश कुमार। नीतीश कुमार भी हैं, और अ, चिराग के पिताजी थे रामविलास, वो उस समय जेपी के साथ थे। आरएसएस और बीजेपी के लोग जेपी के साथ थे। तो आप सोचिए कि 51 साल में देश में क्या ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। जी मैं बिहार इस समय तो नहीं हूँ, पर कई कारणों से, पर जो बिहार की रिपोर्ट है और जो विजुअल्स हैं, क्योंकि उस समय इतना विजुअल नहीं था, क्योंकि वीडियोग्राफी नहीं होती थी उस समय, फोटोग्राफी होती थी। तो आप जो देख रहे हैं विजुअल, दो तरह के विजुअल्स हैं। एक तो पानी की बाढ़ आई हुई है और एक जनता की बाढ़ उमड़ रही है। ये है जी देश में जो अभी दिख रहा है कि एक बाढ़, उसमें तबाही हो रही है, विनाश हो रहा है, एक बाढ़ में निर्माण हो रहा है। वाह वाह। तो आप अगर देखें, जो रिपोर्ट पटना से अभी मिली हैं, दिख रही हैं, पटना में लाखों लोग थे। मतलब गांधी मैदान में 1974 में आंदोलन की शुरुआत गांधी मैदान से हुई थी, पर राहुल को गांधी मैदान में सभा करने की इजाजत नहीं दी गई इस बार। तो वो पूरी पूरी यात्रा बिहार में, पटना में जो समापन हुआ 16 दिन की यात्रा का, वोट अधिकार यात्रा का, वो पैदल चले लाखों लोग, एक छोर से दूसरे छोर। एक जो सवाल है, आपका भी सवाल है, कि अब क्या। तो अब कुछ नहीं, कोई यात्रा का समापन थोड़ी हुआ है। बिहार की यात्रा का समापन नहीं हुआ है। बिहार की यात्रा का अगर समापन हुआ भी है तो राहुल की यात्रा का थोड़ी हुआ है। देश की यात्रा का कहाँ हुआ है? विपक्ष की यात्रा तो का कहाँ हुआ है? जी तो राहुल की यात्रा कोई बिहार की यात्रा तो है नहीं। तेजस्वी की यात्रा बिहार की हो सकती है। जी राहुल के लिए ये तीसरी यात्रा थी। पहली भारत जोड़ो 2022 में जो थी, फिर दूसरी भारत जोड़ो न्याय यात्रा 2024 में थी, जी
और ये तीसरी यात्रा थी। जी ये 1300 किलोमीटर की थी, दूसरी 3000 किलोमीटर की थी, पहली 4000 किलोमीटर की थी। जी पर अगर आप देखें, पहली यात्रा जो थी राहुल गांधी की, वो अगर नहीं होती तो ये यात्रा नहीं होती। उस यात्रा ने राहुल गांधी को जो साहस प्रदान किया, जो ताकत प्रदान की, वो जैसे ये है ना कि जब गौतम बुद्ध और राजकुमार सिद्धार्थ थे और वो जब महलों को छोड़ के सड़कों पर आ गए, भिक्षुक हो गए, तो पूरा का पूरा साम्राज्य उनके पीछे खड़ा हो गया, पूरी जनता खड़ी हो गई। तो ये एक राजकुमार का सड़कों पर लोगों के बीच में आ जाना और आम जनता के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करना, और जो एक आम जनता का आदमी था वो महलों में चला गया। आप सोचिए कि जो हाँ चाय बेचने वाला था वो महलों में कैद हो गया, और जो महलों में रहता था वो सड़कों पर आ गया। वाह। एक कॉन्ट्राडिक्शन है हमारी पॉलिटिक्स का, यस। कि एक जो पूरी तरह असुरक्षित था वो सुरक्षा के घेरे में चला गया, एक जो पूरी तरह सुरक्षित और असुरक्षित था वो सुरक्षा के घेरे में चला गया, एसपीजी में चला गया और तमाम चीजों, और एक जो पूरी तरह सुरक्षित था वो असुरक्षा में आ गया। जी ये इसको हमारी जो भारत की पॉलिटिक्स है उसको डिफाइन करता है कि हम कहाँ, पॉलिटिक्स अब कहाँ है। कि जब जो हैव नॉट्स होते हैं वो जब शोषक हो जाते हैं तब क्या होता है, और जो जिनको शोषक माना जाता था वो जब लोगों के पास आके हैव नॉट्स की तरफ पेश होते हैं तब उसकी क्या प्रतिक्रिया जनता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन जो हो रहा है ये देश का हो रहा है। ये इसमें केवल एक आदमी का नहीं हो रहा है, एक राज्य का नहीं हो रहा है, एक बिहार का नहीं हो रहा है, जी ये पूरी पॉपुलेशन का हो रहा है। हमारे यहाँ जो 18 साल की आयु के कोई 60 करोड़ लोग हैं, अ, और 35 साल की आयु के 70 करोड़ लोग हैं। आप सोचिए कि ये उनका आंदोलन बन गया है। तो बीजेपी में जो आप लोगों को देख रहे हैं, एवरेज एज अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि राहुल के साथ जो एज है वो कौन सी है, उनके साथ कौन सी है। मोदी जी को, मोदी जी किस क्लास का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, राहुल किस क्लास का। संपन्नता में मोदी जी किसको रिप्रेजेंट करते हैं और राहुल किसको कर रहे हैं। तो एक जो बड़ा फर्क है, तो मैं, जो आपका मूल सवाल था, मेरा ये मानना है कि ये यात्रा अब चालू हुई है, खत्म नहीं हुई। क्योंकि 11 साल के आतंक को 16 दिन की यात्रा समाप्त नहीं कर सकती। अ, या अ, भारत जोड़ो एक यात्रा या भारत जोड़ो न्याय यात्रा समाप्त नहीं कर सकती। ये बहुत लंबा, पूरा का पूरा हमारे सिस्टम पर कब्जा कर लिया गया है, और इसलिए इसको तोड़ने के लिए अब कई यात्राओं की जरूरत पड़ेगी। वो जैसे कहते हैं ना कि वो आपका जो कैंसर था वो पहले तो लोकलाइज था, पेट में था, आपने ध्यान नहीं दिया तो वो फेफड़ों में आ गया या पूरे शरीर में आ गया। जी ऐसा ही हुआ है कि अगर 2014 में जो
हमारी पॉलिटिक्स में बॉडी पॉलिटी में जो कैंसर आया था, उसको हमको आइडेंटिफाई करते करते 11 साल हो गए। हम जिनको मान रहे थे कि ये तो गरीबों के लिए आए हैं, पता चला वो तो पूंजीपतियों के दलाल हैं। हम्म। उन्होंने कहा था गरीबों को देंगे 15 लाख रुपए, उन्होंने 15 लाख करोड़ रुपए अडानी को दे दिए। और जो असेट्स हैं अडानी के, वो 15 लाख करोड़ रुपए के, जी। डॉलर्स के, 15 लाख करोड़ डॉलर्स के। तो ये लोगों को अचानक पता चला कि अरे यार, ये तो हम कुछ गलत समझे थे। जी। वो आदमी जैसे सपना देखता है, उसमें देखता है कि वो महल में है और सबके पकवान खा रहा है, और जब आँख खुलती है तो पता चलता है कि वो तो भिखमंगों की लाइन में खड़ा हुआ है, भीख मांग रहा है। तो ये यात्रा अभी शुरू हुई है, और अब ये यात्रा देश की यात्रा बन गई है। अभी तक ये यात्रा राहुल की यात्रा थी, हम्म। अब ये देश की यात्रा और ये जनता की यात्रा है। और जैसे बेटन रेस होती है, जिसमें एक बेटन जो है एक के हाथ से दूसरे के ये हाथ में जाता है, ये बेटन अब देश में एक राज्य से दूसरे राज्य की जनता में, एक भाषा से दूसरी भाषा में, एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में घूमने वाली है, और फिर ये एक देश से दूसरे देश जाने वाली है। ये अगर आपके नागरिकों को अरब क्रांति या अरब स्प्रिंग के बारे में पता हो, जो ट्यूनीशिया से चली थी, वो हालांकि कंसोलिडेट नहीं हो पाई, वो मिस्र तक पहुंची, अफ्रीका में कुछ जगह पहुंची, पर तानाशाही इतनी जबरदस्त थी कि वो ट्यूनीशिया में भी समाप्त कर दी गई और मिस्र में भी समाप्त कर दी गई। ये जो इसीलिए ये जो क्रांति चल रही है, ये थोड़ी सी अलग है, और ये फिर हमारे पड़ोसी मुल्कों को भी प्रभावित करेगी आगे चलकर। तो जी। इसकी जो ये यात्रा जो है, इससे केवल ये हमारी दिल्ली की हुकूमत नहीं डरी हुई है, वो तमाम तानाशाही हुकूमतें डरी हुई हैं जो डिक्टेटरशिप को कंसोलिडेट करना चाहती हैं। और उनको लगता है कि ये भारत अगर फिर से डेमोक्रेसी में चला गया, 140 करोड़ का देश, तो बहुत बड़ा सेटबैक होगा। तो जैसा मैंने कहा कि ये अश्वमेध यज्ञ है ये, अब ये, और इसमें चुनौती मोदी जी के सामने कि वो राहुल के घोड़े को रोक कर दिखाना है। राहुल के घोड़े को मोदी जी रोकते हैं कि उनकी सेना रोकती है, पुलिस रोकती है, ये चुनौती है। जी। मोदी जी को अगर रोकना है तो पॉलिटिकली रोकना पड़ेगा, और सेना रोकती है तो वायलेंस के जरिए रोकना पड़ेगा, ये है। हम्म। तो ये अगर आप देखें कि पूरी की पूरी पॉलिटिक्स हिल गई है, हमारी दिल्ली की पूरी पॉलिटिक्स हिल गई है। जैसा मैंने कहा ना कि ये जो यात्रा है जनता की हो गई है। तो उसमें जो एक है कि भगवान जगन्नाथ के रथ को घोड़े नहीं खींचते, जनता खींचती है। वाह, सही बात। और तो जो ये जो रथ है, ये जो संपूर्ण क्रांति का रथ है, इसके इष्ट जो है राहुल नहीं है, इसके इसके जो इष्ट है वो लोकतंत्र और संविधान है। मतलब रथ पर जो बैठे हुए हैं वो भगवान जगन्नाथ के रूप में संविधान की प्रति बैठी हुई है, देश का लोकतंत्र बैठा हुआ है, और उस रथ को घोड़े नहीं खींच रहे हैं, जनता खींच रही है। वाह। तो और इसलिए ये जो पूरा का पूरा आंदोलन है, ये अलग किस्म से चला गया। हम जो एक जो चीज है कि मोदी जी अभी रूस चीन की यात्रा पर थे,
पूरा का पूरा हमारा देश का वो कर दिया उन्होंने, चेंज कर दिया। हमारी पूरी विचारधारा को, हमारे पूरे संस्कारों को उन्होंने वहां जाके चेंज कर दिया। खुद नहीं चेंज कर दिया, जो किसी समय ट्रम्प के लिए ह्यूस्टन की रैली में अब की अगली बार बार ट्रम्प ट्रम्प सरकार। कहते हुए ट्रम्प मोदी भाई भाई करते थे। आप सोचिए कि वो अ, अ, पुतिन शी भाई भाई कर रहे हैं। या हमारे यहाँ कभी नहीं हुआ ऐसा, इतने सालों, इतनी बड़ी क्राइसिस में लोग इसको ये मान रहे हैं। लोग अभी समझ नहीं पा रहे क्यों गए थे। इसके जो एनालिसिस हैं वो ये हैं कि हम अमेरिका के टैरिफ के खिलाफ गए थे, ऐसा एक बता रहे हैं। टैरिफ नहीं लगा था अमेरिका, या टैरिफ के कारण नहीं नहीं, मोदी जी अपनी सिक्योरिटी के लिए। मोदी जी को वो वाली सिक्योरिटी चाहिए अब सत्ता में रहने की, जो पुतिन को प्राप्त है, और शिव को। शी को है। और वो सिक्योरिटी है कि मुझे जीवन भर सत्ता में रहना है। अगर वो ट्रम्प के नजदीक होते तो फिर ये होता कि डेमोक्रेसी में आपका जो कार्यकाल है वो सीमित होता है, चुनाव के जरिए आपको हटाया जा सकता है। मोदी जी चीन की यात्रा और रूस से दोस्ती का जो संदेश है वो ये, मोदी जी स्वयं के लिए गए थे, देश के लिए नहीं गए थे। और यानी ये तो वो खतरनाक खतरनाक ट्रेंड है। जी जी, लोगों को अभी खबर नहीं है कि मोदी जी क्या करने गए थे। तो इसलिए जो सबसे बड़ा खतरा ये नहीं है कि ट्रम्प की टैरिफ, खतरा मोदी जी का टेरर है। तो डर अब हमको टेरर से लगना चाहिए, टैरिफ से नहीं लगना चाहिए। टैरिफ तो कवच है, मुखौटा है। मुकुट है। तो ये हमको आप देखिएगा कि ये भी आने वाले टाइम में हम हमारे देश में क्या क्या होता है, किस तरह से फेर बदल करते हैं मोदी जी, आरएसएस की क्या भूमिका होती है, रिप्रेशन कैसा चलता है। हमको उस पर नजर रखना है, हमको टैरिफ पे नजर नहीं रखना। मगर टैरिफ तो आरएसएस पिछले, तो पलटी मार रहा है सर। जी जी, तो वही मैं कह रहा हूँ कि आरएसएस ने काशी और मथुरा को जिंदा कर दिया। हम्म। इसका मतलब ये है कि कुछ नया और बड़ा होने वाला है। होता है ऐसा, कोई नया नहीं। दुनिया के देशों में अगर आप देखें जहाँ तानाशाही रही है, तो जो तानाशाह होता है वो जब असुरक्षित महसूस करने लगता है कि जनता ने उसका साथ छोड़ दिया और उसको सत्ता में बने रहना है, तो वो फिर सारे काम करता है। आप देखिए कि ऑपरेशन सिंदूर में हमारे खिलाफ पाकिस्तान का साथ देने वालों में चीन था और तुर्की था। मोदी जी ने सबसे ज्यादा चर्चा तुर्की के राष्ट्रपति से की वहां बीजिंग में, हाथ मिलाया, और चीन से की। और ये बताया कि पाकिस्तान की हमने उपेक्षा की, हमने देखा नहीं शहबाज शरीफ की, जबकि होना उल्टा था कि आप शहबाज शरीफ से दोस्ती करते और चीन और तुर्की को डांटते कि आपने ऐसा क्यों किया। हमने क्या किया, हम जो कर रहे हैं कि अपने यहाँ भी डेमोक्रेसी खत्म कर रहे हैं और पाकिस्तान में भी कर रहे हैं। अगर हम शहबाज शरीफ को प्रमोट करते
तो वहां डेमोक्रेसी मजबूत होती है। पर हम मुनीर को कर रहे हैं, पुतिन को कर रहे हैं, जी। शी को कर रहे हैं। तो ये जो चल रहा है, ये मुझे लगता है कि ये जो बड़ा परिवर्तन अब हमारे यहाँ देश में हो रहा है ना, जैसे मोदी जी ने कहा कि पुतिन से कहा कि आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं भारत के लोग, आप दिसंबर में आएंगे 23वीं समिट के लिए, उन्होंने ये कहा। क्वाड की जो हमारे यहाँ समिट होने वाली थी, इसमें ट्रंप आने वाले थे, वो अब नहीं है, नहीं होगी। नहीं है। वो नहीं है। कितना बड़ा सेटबैक है कि क्वाड में भारत है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और अमेरिका है, और चारों डेमोक्रेसीज हैं। हम पूरी डेमोक्रेसी को छोड़कर अब डिक्टेटरशिप में जा रहे हैं, मतलब गए नहीं, जा रहे हैं। जा रहे हैं। जा पाएंगे कि नहीं मैं नहीं कहता, देश जाने देगा कि नहीं मैं नहीं कहता, उसको, देश को कितना उसके लिए बलिदान करना पड़ेगा मैं नहीं कहता। तो ये जो आपका मूल सवाल था यात्रा को लेकर, वो यही है कि राहुल की यात्रा का काम अब चालू हुआ है। आपने देखा कि राहुल ने कहा कि वो कोई बड़ा हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले हैं। अब लोग सोच रहे हैं कि क्या बम फोड़ेंगे, महादेवपुरा के बाद वो क्या बम फोड़ने वाले हैं, देख रहे हैं। ये बड़ा चैलेंज हो गया है अपोजिशन के सामने कि ये जो नया डेवलपमेंट मोदी जी कर रहे हैं, इसमें जैसे जैसे अपोजिशन ताकतवर होगा, वैसे वैसे मोदी जी के आसपास के जो लोग हैं वो उनको सलाह लोकतंत्र के खिलाफ देंगे, क्योंकि इसमें पूरा जो लगा हुआ है दांव पर, वो लगा हुआ है पूंजीपतियों का। जी। 28 लाख करोड़ डॉलर के असेट्स अंबानी के हैं, और सब जो पूरे अंबानी समूह के, फैमिली के 28 लाख करोड़ डॉलर, 14-15 लाख करोड़ डॉलर अदानी के हैं। आप सोचिए कि मोदी जी अगर नहीं रहते हैं सत्ता में तो क्या होगा। उनको रखने के लिए ये पूरा का पूरा जो शेयर मार्केट के जितने लोग हैं, इन्वेस्टर्स, जितनी बड़ी कंपनियां हैं, वो सब लगे हुए हैं। क्योंकि जैसे आप सोचिए कि किसी को आपने पैसा दिया है हुंडी पर, और वो भाग जाए लेके, आप तबाह हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। या वो हाथ ऊंचे कर दे कि मैं तो बैंक करप्ट हूं, तो आप क्या करेंगे। या कोई बैंक, जैसे गुजरात में कोई बैंक, कोऑपरेटिव बैंक कह दे कि पैसा नहीं है, तो इन्वेस्टर, एग्जैक्टली ये जो जितने इन्वेस्टर्स हैं, वो अगर मोदी जी हाथ ऊंचे कर देंगे कि मैं तो चला, तो क्या करेंगे। तो इसलिए मोदी जी के लिए बहुत जरूरी हो गया कि इनको बचाएं, और इनके लिए जरूरी हो गया मोदी जी को बचाएं। अब 4-5 मिनट बचे हैं, अगर आपका कोई जी। सवाल हो तो आप पूछ लीजिए। नहीं, मुझे सवाल ये है कि मोदी जी, मान लीजिए कि हाइड्रोजन बम की बात आती है तो वाराणसी हो सकता है, जिस नहीं प्रकार नहीं, से देखिए महादेवपुरा हुआ। नहीं, मैं कोई कभी अपनी बातचीत में कोई स्पेकुलेशन नहीं करता कि क्या नहीं हो करते हैं। सकता, हाँ, कभी नहीं करता। बराबर। इसलिए मैं नहीं जाता। दूसरा जो सवाल है श्रवण जी, वो ये है कि मान लीजिए कि मोदी जी नहीं थे तब भी अंबानी, धीरूभाई अंबानी तो पनपे, ये जो अदानी है, अदानी को मुंद्रा पोर्ट वगैरह दिया तो वो तो चिमन भाई पटेल की कांग्रेस सरकार ने दिया था। यानी ये उद्योगपति तो पलटी मारते हैं, उनके लिए तो यानी,
तो आप कल नहीं है मोदी तो दूसरे आएंगे। आप इनके असेट्स 2014 में क्या थे और आज क्या है ये देखिए। अदानी के कितने थे, अंबानी के क्या थे और आज क्या है। आप 2014 के पहले देश के उद्योगपतियों के असेट्स टोटल क्या थे और आज उनके क्या है, इनके क्या है वो देखिए। जो पूरा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ है वो कहाँ चला गया है। जी 2014 के पहले पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की स्थिति क्या थी और आज क्या है। आपकी जो नवरत्न कंपनियां थी उनकी हालत आज क्या है। आपने पूरा का पूरा जो प्रॉफिट मेकिंग पब्लिक सेक्टर यूनिट्स थी उनको सबको आपने इनको सौंप दिया, सारी जी जी। इनको हवाले कर दिया। क्या 2014 के पहले एयरपोर्ट्स अदानी के पास थे क्या? नहीं रेलवे स्टेशन थे क्या? नहीं डिफेंस था क्या? नहीं। इसलिए ये जो आप बात करते हैं धीरू भाई अंबानी का एरिया ऑफ ऑपरेशन अगर आप देखें तो मतलब वो उन्होंने जो अपना जीवन शुरू किया था पेट्रोल पंप पर काम 300 रुपए करके में। 300 रुपए में, तो उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी कि वो वंतारा बनाएंगे। धीरू भाई ने मुकेश अंबानी की शादी में कितने रुपए खर्च किए आप थोड़ा पता करिए। हम तो अटेंड किए थे वो मुंबई आपने में। किया, आप हाँ पता करिए, आप हिसाब हाँ। लगाइए कि आप ने मुकेश अंबानी की शादी में कितना किया और मुकेश अंबानी ने अनंत अंबानी की शादी में कितना किया। गजबनाक गजबनाक। तो इसलिए डोंट कंपेयर। यस। धीरू भाई से कंपेयर नहीं करना। धीरू भाई ऑल सेड एंड डन वो सेल्फ मेड आदमी थे, मैं थे। है ना। और उस समय आप बात करते थे टाटा की भी करते थे, बिरला की भी करते थे, सब करते थे। मुंद्रा पोर्ट का जब हो गया इनॉग्रेशन तब मैं गया था वहाँ देखने के लिए। इनॉग्रेशन में मैं था, जब बना था। इसलिए ये जो पिछले 11 साल में जो हुआ है उसको हम पीछे के सालों से कंपेयर नहीं कर सकते। मनमोहन सिंह से कंपेयर मोदी जी को कैसे करेंगे कि वो भी ऐसे ही करते थे। इसलिए ना ना नहीं, सही बात। तो आपका कोई हो गया नहीं, मुझे मुझे ये तो राहुल गांधी जिस ढंग से चल रहे हैं, मान लीजिए कि वो अदानी अंबानी का नाम ले रहे हैं, मेरे ख्याल से वो उद्योगपतियों के खिलाफ तो नहीं है, मगर अदानी अंबानी का जिस जिस प्रकार से आपने जिक्र किया कि वो मोदी उन पर ही बरस पड़ते हैं, उसी प्रकार का तो वो नहीं चाहते। फिर भी उनका जो इमेज जो बनाया जा रहा है वो एंटी इंडस्ट्रियलिस्ट या तो बड़े व्यापार ग्रुप ऐसा बनाया जा रहा है, तो उसको कैसे वे देंगे वो। नहीं नहीं, देखिए राहुल गांधी को भी अगर पावर में आ जाए तो भी इंडस्ट्री चाहिए और अदानी अंबानी भी चाहिए। सवाल ये है कि आप अपना बिजनेस करिए, आप पॉलिटिक्स में पावर सेंटर मत बनिए, ये जो पूरा मामला है। तो अदानी आज अगर विड्रॉ कर ले मोदी जी से तो मोदी जी की सरकार 1 मिनट में गिर जाएगी। जी आप अगर थोड़ा सा गणित लगाएं कि अगर एक एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को अदानी 100 करोड़ रुपए दे दे, 200 करोड़ रुपए दे दे और 50 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को ब्राइब कर दे या 100 को कर दे तो मुश्किल है क्या उसके लिए। जरा भी नहीं, जरा भी तो नहीं। बस तो बस वो पूरी पार्लियामेंट को खरीद सकते हैं अदानी। राहुल गांधी इसी के खिलाफ लड़ रहे हैं और किसी के खिलाफ नहीं लड़ रहे हैं कि आप भैया पार्लियामेंट से दूर रहिए, आप अपना बिजनेस कीजिए, फेयर बिजनेस कीजिए, शेल कंपनियां मत बनाइए, भारत की संपदा को आप डाइवर्ट मत कीजिए, बाहर मत साइफन कीजिए। ये पूरा जो है आज अदानी के खिलाफ अमेरिका में केस किस चीज का चल रहा है, रिश्वत का चल रहा है। आपने सोलर के जो पूरे प्रोजेक्ट्स के लिए
ब्राइब करने का पूरा मामला है वो चल रहा है। ऑस्ट्रेलिया में भी तो उनके खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में पूरा ही चल रहा है। तो इसलिए ये राहुल की लड़ाई अदानी अंबानी से नहीं, उनकी प्रैक्टिसेस से, सही बात। मोदी से उनकी लड़ाई नहीं, मोदी के काम से है। गांधी जी, महात्मा गांधी की लड़ाई अंग्रेजों से नहीं थी, अंग्रेज उनके दोस्त थे, पर उनकी हुकूमत से थी। तो इसलिए ये बहुत थोड़ा सा एक अलग, हमारे यहाँ थोड़ा अलग डिस्कशन हो जाता है कई बार। तो आपकी बातचीत को आधे घंटे की हो गई हमारी। जी 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 जी, नहीं, आपने बहुत अच्छे ढंग से ये समझाया। और मेरे ख्याल से राहुल गांधी की ये यात्रा अब शुरू होती है, वो देश की और जनता की यात्रा बनती है। आपने बहुत तर्कबद्ध ढंग से ये बात करी। और जिस प्रकार से ये अदानी अंबानी डबल करते हैं गवर्नमेंट के फंक्शनिंग में, मोदी हैं तो मोदी से जो लाभ ले रहे हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को हथिया रहे हैं, इसका मेरे ख्याल से देश को नुकसान है। और मोदी जी की चाइना यात्रा वो अपने आप को सुरक्षित करने के लिए वो है, वो कोई देश के फायदे के लिए नहीं है। ये आपने बहुत स्पष्ट रूप से कहा। इसके लिए हम आपके आभारी हैं। हमारे दर्शकों की ओर से हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद और नमस्कार।